हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को राजनीतिक दल के बारे में बताया। आज मैं आप लोगों को यूनिट 4 से दबाव समूह प्रेशर ग्रुप के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह। चूंकि दबाव समूह का चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए दबाव समूह को मैं 2 भागों में डिवाइड करूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह पार्ट 1 के अंतर्गत आएगा। तो आइए चलते हैं दबाव समूह की तरफ। दबाव समूह क्या होता है? व्हाट इज प्रेशर ग्रुप? जैसा कि राजनीतिक दल से हमने आपको अवगत कराया कि राजनीतिक दल क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? कुछ लोगों का समूह होता है और जो सामान्य सिद्धांतों पर एकमत होते हैं, जिनका उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना। वहीं इससे इतर हम बात करें तो दबाव समूह कुछ लोगों का ऐसा संगठन होता है, ऐसा समूह होता है जो कि सरकार पर दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना नहीं होता है, चुनाव लड़ना नहीं होता है, लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते रहते हैं। और एक ही प्रकार के हित रखने वाले, यह जो दबाव समूह होता है, एक ही प्रकार के हित रखने वाले व्यक्तियों का समुदाय होता है। जब समूह संगठित हो जाते हैं और अपने हितों की पूर्ति के लिए परस्पर एक दूसरे से संबद्ध होते हैं और अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे समूहों को हम दबाव समूह की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि किसानों के संगठन है, किसान संघ है, किसान संघ। किसानों के भी संगठन होते हैं, किसानों के अपने हित होते हैं। सरकार जब नीतियां बनाती हैं तो अगर किसान उन नीतियों से प्रभावित होते हैं तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसान संगठित हो जाते हैं और सरकार के विरुद्ध आंदोलन करते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन हुआ। दिल्ली में किसानों का आंदोलन हुआ। जो किसान बिल था, उस बिल का विरोध करने के लिए सारे किसान, कई प्रदेशों के किसान संगठित हो जाते हैं और सरकार विरोधी गतिविधियां करने लगते हैं और सरकार विवश हो जाती है। सरकार को वह बिल वापस लेना पड़ता है। तो किसानों के अपने संगठन होते हैं। इसी तरह से छात्रों के भी अपने संगठन होते हैं, छात्र संघ होता है। यह भी अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालते हैं। व्यापारियों का संघ होता है, व्यापारी वर्ग का संघ होता है, व्यापारी एसोसिएशन होते हैं। यह भी सरकार पर दबाव डालते हैं अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए। यह केवल छात्रों के हितों की पूर्ति नहीं करेंगे, केवल अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति करेंगे। इसी तरह से कर्मचारी वर्ग होता है, शिक्षक वर्ग होता है, चिकित्सक वर्ग होता है, यानी कि मेडिकल वर्ग होता है। मेडिकल वर्ग, चिकित्सक वर्ग जितने भी हैं, ये सभी के अपने अपने हित होते हैं, अपने समूह से संबंधित है, अपने क्षेत्र से संबंधित है, अपने लोगों से संबंधित विशेष प्रकार के हित होते हैं और अपने सामान्य हितों के लिए यह संगठित हो जाते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति तो अकेला अपनी डिमांड पूरी नहीं कर सकता है, सरकार से मांग मनवा नहीं सकता है। सरकार से एक व्यक्ति नहीं अपनी मांग मनवा सकता है, तो वह व्यक्ति अब क्या करता है? वह नेतृत्व करता है, कई लोगों को संघ में जोड़ता है, कई लोगों को अपने एसोसिएशन में जोड़ता है। और जब कई लोगों को एसोसिएशन में जोड़ता है तो वह लोग संगठित हो जाते हैं, संगठित होकर एक समूह बना लेते हैं। वही समूह क्या है? प्रेशर ग्रुप का कार्य करता है या हित समूह का कार्य करता है। यह हित समूह या प्रेशर ग्रुप का कार्य करता है। और सरकार जब नीतियां बनाती है तो यह देखते रहते हैं कि कहीं सरकार हमारे विरोध में तो नीतियां नहीं बना रही है। यदि कोई भी नीतियां इनको लगेगी, कोई भी नीति सरकार हमारे विरोध में बना रही है, तो यह सरकार पर दबाव डालने लगते हैं, आंदोलन करने लगते हैं, अनेक प्रदर्शन करने लगते हैं। हिंसक आंदोलन भी करने से यह चूकते नहीं हैं। तो ये सभी जो संगठन होते हैं, सबके अपने हित होते हैं और अपने हितों के संवर्धन के लिए, अपने हितों के संरक्षण के लिए यह संगठित हो जाते हैं और सरकार पर अपने हितों के अनुकूल दबाव डालते हैं, नीतियां बनाने के लिए दबाव डालते हैं और नीतियों को प्रभावित करते हैं। यह जो दबाव समूह है, यह अमेरिकी शासन व्यवस्था की देन है, अमेरिकी शासन व्यवस्था की देन है।
दबाव समूह अमेरिकी शासन व्यवस्था की देन है, क्योंकि सबसे पहले दबाव समूह का अस्तित्व जो होता है अमेरिका में ही होता है। अमेरिका में चूंकि द्विदलीय शासन प्रणाली है और वहां पे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी है, और इन पार्टियों का जो अस्तित्व होता है चुनाव के समय होता है। लेकिन ये जो दबाव समूह है ये हमेशा कार्य करते रहते हैं, ये कांग्रेस के ऊपर दबाव डालते रहते हैं और कार्यपालिका के ऊपर दबाव डालते रहते हैं। कांग्रेस में जब कोई विधेयक पारित होता है तो यह सदन में जाते हैं, जो लॉबी होती है लॉबी में बैठते हैं, लॉबी में बैठकर विधायकों को या सीनेटर को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते रहते हैं। उनको धन का लालच देते हैं, पद का लालच दे देते हैं, चुनाव में साथ देने का लालच देते हैं। ऐसे में वो लॉबिंग करते रहते हैं। तो लॉबिंग शब्द जो है वह अमेरिका से ही आया है। आइए हम चलते हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा जो इसकी परिभाषा दी गई है। विभिन्न विद्वानों ने कौन कौन सी इसकी परिभाषा दी है। वीओ की कहते हैं। वी पहली परिभाषा हम देखते हैं। वीओ की, वीओ की, वीओ की के अनुसार, वीओ की के अनुसार, वीओ की कहते हैं कि दबाव समूह व निजी संघ हैं जो सार्वजनिक नीति को प्रभावित करते हैं। वीओ की क्या कहते हैं कि दबाव समूह व संघ हैं जो सार्वजनिक नीति को प्रभावित करते हैं। दूसरी परिभाषा है एच जिगलर की। एच जिगलर की, एच जिगलर कहते हैं यह एक संगठित समूह है जो सरकारी निर्णयों के संदर्भ को सरकार में अपने प्रतिनिधियों को स्थापित किए बिना ही प्रभावित करना चाहता है। यानी कि सरकार में अपनी प्रतिनिधि नहीं भेजता, लेकिन प्रतिनिधि भेजे बिना ही ये सरकार की नीतियों को प्रभावित करना चाहता है। एलन आर बाल कहते हैं, एलन आर बाल कहते हैं कि यह दबाव समूह एक ऐसा संगठित समूह है जो शासकीय निर्णयों को अपने सदस्यों को शासन में स्थित करने के यत्न बिना प्रभावित करने का प्रयत्न करता है। यानी कि दबाव समूह एक ऐसा समूह है जो शासकीय निर्णयों को प्रभावित करता है, अपने सदस्यों को बिना शासन में भेजे हुए वह परोक्ष रूप से शासन के निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। पीटर ओडिगार्ड करते हैं। पीटर ओडिगार्ड का कहना है कि दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिसके एक अथवा अनेक हित हो सकते हैं, एक अथवा अनेक सामान्य उद्देश्य होते हैं और एक से अधिक स्वार्थ होते हैं और घटनाक्रम को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित करते रहते हैं कि उनके हितों की रक्षा और वृद्धि हो सके। वही माइनर विनर करते हैं। माइनर विनर का कहना है कि हित अथवा दबाव समूह से हमारा तात्पर्य होता है ऐसे ऐच्छिक रूप से संगठित समूह से होता है जो सरकार के संगठन से बाहर रहकर सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति का प्रयास करते हैं, सरकार की नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं तथा इसका प्रशासन तथा इसके निर्णय को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। इसके प्रशासन और इसके निर्णय को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। हेनरी एच टर्नर का कहना है कि दबाव समूह गैर राजनीतिक संगठन है जो सार्वजनिक नीति के किसी चरण को प्रभावित करने का प्रयास करता है। हेनरी ए टर्नर कहते हैं कि दबाव समूह गैर राजनीतिक संगठन है जो सार्वजनिक नीति के किसी चरण को प्रभावित करने का प्रयत्न करता है। सातवां, डेल की परिभाषा। डेल महोदय का कहना है कि दबाव समूह एक राजनीतिक प्रक्रिया के भाग होते हैं और सरकारी नीति की दिशा निर्धारित करने या बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन दबाव समूह स्वयं सरकार नहीं बनाते हैं। डेल का कहना है कि दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया का ही भाग होता है और यह सरकार को दबाव डालते हैं या नीति को प्रभावित करते हैं, लेकिन सरकार बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। मैकाइवर का कहना है, मैकाइवर का कहना है कि दबाव समूह ऐसे संगठित या असंगठित लोगों का समूह है जो दबाव के दांव पेचों को प्रयोग करता है। दबाव समूह संगठित या असंगठित लोगों का ऐसा संकलन है जो दबाव के दांव पेचों का प्रयोग करता है, जो दबाव यानी कि सरकार पर दबाव डालता है, सरकार पर दबाव डालकर वह
दांव पेच का प्रयोग करता है, किस प्रकार से हम दबाव डाल सकते हैं, संवैधानिक साधन से डाल सकते हैं या असंवैधानिक साधन से डाल सकते हैं। तो इस तरह से दबाव समूह सरकार के ऊपर दबाव डालने का प्रयत्न करता है, दबाव डालकर वह अपनी बात मनवाने का प्रयास करता है। तो हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं, सभी परिभाषाओं के अनुसार दबाव समूह एक ऐसा संगठन होता है जिसके सामान्य उद्देश्य होते हैं, सामान्य हित होते हैं, सामान्य हितों के लिए वह परस्पर संबद्ध होते हैं और अपने हितों की पूर्ति करने के लिए वह विधानमंडल पे या सरकार पर दबाव डालते हैं। वह चुनाव में भाग नहीं लेते हैं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में सहायता पहुंचाते हैं। आइए चलते हैं दबाव समूह की विशेषताओं की तरफ। जो परिभाषा हम देखते हैं विभिन्न विद्वानों की, उन परिभाषाओं से कुछ हमें इसके लक्षण नजर आते हैं, कुछ विशेषताएं नजर आती हैं। जैसे दबाव समूह की पहली विशेषता होती है सीमित उद्देश्य। सीमित उद्देश्य, इसकी पहली विशेषता क्या होती है? सीमित उद्देश्य। दबाव समूह का जो उद्देश्य होता है वह सीमित होता है। इसका आधार क्या होता है? स्वहित होता है। यह उद्देश्य यह तभी तक संबद्ध रहते हैं या संगठन में तभी तक बने रहते हैं जब तक इनके उद्देश्य पूरा नहीं होते हैं। जब इनके उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो यह समूह जो होते हैं वह निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि ये कभी कभी कार्य करते हैं। क्योंकि सीमित उद्देश्य होता है, सीमित उद्देश्य का मतलब अपने सदस्य, जैसे किसान संघ है वो उसका उद्देश्य होगा केवल किसानों के हित की पूर्ति, छात्र संघ है छात्रों के हित की पूर्ति, शिक्षक संघ है शिक्षकों के हित की पूर्ति, व्यापारी संघ है व्यापारियों के हितों की पूर्ति, मेडिकल संघ है मेडिकल सदस्यों के हितों की पूर्ति। यही सब इनका उद्देश्य होता है, एकदम यही सब इनका उद्देश्य होता है और बिल्कुल अपने से ही संबंधित होता है। जब अपने हितों की पूर्ति हो जाती है तब यह शांत हो जाते हैं। दूसरी विशेषता होती है इनकी जो सदस्यता होती है वह भी सीमित होती है। सीमित सदस्यता भी सीमित होती है, क्योंकि छात्र संघ के जो छात्र संगठन होता है तो उसके सदस्य कौन होते हैं? केवल छात्र ही हो सकते हैं। शिक्षक संघ के सदस्य शिक्षक ही हो सकते हैं, व्यापारी तो नहीं हो सकता है, डॉक्टर तो नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से सीमित सदस्यता होती है और इसमें वर्ग विशेष वर्ग के लोग शामिल होते हैं, विशेष व्यक्ति शामिल होते हैं। तीसरी इनकी विशेषता होती है कि यह साधन का जो प्रयोग करते हैं वह संवैधानिक भी हो सकते हैं और असंवैधानिक भी हो सकते हैं। संवैधानिक और असंवैधानिक साधनों का प्रयोग यह अपने हितों की पूर्ति करने के लिए यह कोई भी साधन अपनाते हैं। पहले यह सरकार से याचना करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, शांतिपूर्वक अपने मांगों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब सरकार इनकी मांगें नहीं होती हैं तो यह हिंसक हो जाते हैं। जैसे ये धरना देने लगते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं, तोड़ फोड़ करने लगते हैं, दंगे करने लगते हैं इत्यादि। जैसे कि किसान आंदोलन में हुआ, जो किसान आंदोलन, किसान बिल जो था, जो किसान बिल होता है, उस किसान बिल सरकार के द्वारा पारित कर दिया जाता है और जो जितने भी किसानों के संगठन होते हैं सब ने दंगे करने शुरू कर दिए थे। इसी तरह से हम समय समय पर देख सकते हैं कि जब विशेष वर्ग के हितों की पूर्ति नहीं होती है तो वह संगठित हो जाते हैं और संगठित होकर वह असंवैधानिक कार्य करने लगते हैं। तो दबाव समूह संवैधानिक या असंवैधानिक साधनों को अपनाने से नहीं चूकते। इनके हितों की पूर्ति होनी चाहिए, वह चाहे कैसे भी हो, सरकार को नीतियां बदलनी पड़े तब तक यह संघर्ष करते रहते हैं। यह धमकी दे देते हैं, यह सरकार को धमकी भी दे सकते हैं, या सरकारी अधिकारियों को नीतियां बदलने के लिए घूस भी दे सकते हैं, प्रलोभन भी दे सकते हैं। और इसके अलावा यह समय समय पर राजनीतिक दलों को चुनाव में धन भी उपलब्ध कराते हैं। यह हड़ताल भी करते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं, अनशन भी कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के साधन होते हैं जो संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों साधनों का प्रयोग करते हैं। यह समूह जो होता है, दबाव समूह जो होता है, यह शासन या विधानमंडल से बाहर होता है। शासन या विधानमंडल से बाहर होता है। विधानमंडल से बाहर यह न तो सरकार में रहता है, यह सरकार में नहीं रहता है, न ही विधानमंडल में रहता है, यानी कि विधानसभा। यह चुनाव भी नहीं लड़ता है, यह केवल चुनाव में राजनीतिक दलों को समर्थन देता है।
चुनाव के समय राजनीतिक दलों को समर्थन देता है, उनके लिए प्रचार करता है, प्रसार करता है। वह चाहता है कि सरकार में हमारे उम्मीदवार जीते, हमारे मनपसंद के प्रतिनिधि जीते। अपने मनपसंद के प्रतिनिधियों के लिए टिकट दिलाने के लिए वह भी राजनीतिक दलों से प्रयास करते हैं, राजनीतिक दलों के ऊपर दबाव डालते हैं। यह सरकार में हिस्सेदारी नहीं लेते हैं, सरकार में कोई प्रतिनिधित्व इनका नहीं होता है, या विधानमंडल में भी इनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है। यह केवल पीछे से, पर्दे के पीछे से प्रयास करते रहते हैं कि सरकार उनके विचारधारा के अनुरूप बने, या विधानमंडल में जो विधायक जाते हैं, जो सांसद जाते हैं, उनके विचारधारा के या उनके हितों की पूर्ति करने वालों का ही प्रतिनिधित्व हो। यह जो दबाव समूह होता है, यह संगठित भी हो सकता है और असंगठित भी हो सकता है। दबाव समूह का जो स्वरूप होता है, यह संगठित या असंगठित दोनों प्रकार का हो सकता है। असंगठित दोनों प्रकार का हो सकता है। दबाव समूह हम देखते हैं कि कभी-कभी संगठित भी होते हैं, असंगठित भी होते हैं। संगठित जो दबाव समूह होते हैं वह संस्थानिक होते हैं, वह संस्था के द्वारा होते हैं या समुदाय के द्वारा होते हैं। या असंगठित दबाव समूह जो होते हैं वह कभी-कभी अचानक राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं, हमारे राजनीतिक व्यवस्था में अचानक प्रवेश कर जाते हैं। जैसे सरकार कोई नीतियां बनाती हैं और उन नीतियों से कुछ वर्ग खिलाफ हो जाता है, या कुछ विशेष धर्म के लोग, विशेष जाति के लोग नीतियों से खिलाफ हो जाते हैं, तो ये अचानक समूह बना लेते हैं और धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, दंगा हड़ताल तोड़-फोड़ करने लगते हैं। तो यह जो दबाव समूह होते हैं, इनका स्वरूप संगठित भी हो सकता है, जैसे मेडिकल एसोसिएशन, बार एसोसिएशन। इसी तरह से हम असंगठित स्वरूप भी देख सकते हैं, जैसे कि विभिन्न अवसरों पर जुलूस निकालना, जनसभा करना, भीड़। ये जो भीड़ होती है, भीड़ जबरदस्ती शासन से अपनी मांगों को मनवा लेती है। तो भीड़ जो होती है वह असंगठित स्वरूप होती है। इसीलिए हरमन फाइनर ने इनको अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है, या अदृश्य सरकार की संज्ञा दी है। कि यह अज्ञात साम्राज्य मतलब कि यह इनका संगठित भी हो सकते हैं, असंगठित भी हो सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि दबाव समूह अपने हितों की रक्षा के लिए संगठित हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, या सक्रिय हो जाते हैं और राजनीति में भूमिका अदा करते हैं, शासन में भूमिका अदा करते हैं, शासन को प्रभावित करते हैं, नीतियों को प्रभावित करते हैं, विधायकों को प्रभावित करते हैं, या कभी कभार प्रकट हो जाते हैं। लेकिन इनका दबाव जो होता है वह शासन पर कार्य करता रहता है। सरकार की नीतियों को प्रभावित करना, इनका कार्य होता है। सरकार जो नीतियां बनाती हैं उन नीतियों को प्रभावित करने का भी कार्य करते हैं। सरकार की नीतियों को प्रभावित करना, सरकार जब नीतियां बनाती है तब यह देखते रहते हैं कई नीतियां उनके विपक्ष में न बने, या इन नीतियों से उनका अहित न हो। ऐसी स्थिति में यह विधानमंडल में जाते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विधायकों को प्रभावित करते हैं, सरकार को प्रभावित करते हैं, नौकरशाहों को प्रभावित करते हैं, और प्रभावित करके नीतियां अपने पक्ष में बनवाने का प्रयास करते हैं। यह राजनीतिक दलों को समर्थन देते हैं। राजनीतिक दलों को समर्थन, क्योंकि अधिकांश जो दबाव समूह हम भारत में देखते हैं कि राजनीतिक दलों के द्वारा ही बनाया जाता है, राजनीतिक दलों के द्वारा ही बनाया गया संगठन होता है। और ये जो राजनीतिक दलों के द्वारा बनाया गया संगठन होता है, दबाव समूह होता है, यह क्षेत्र में कार्य करते हैं, समाज में कार्य करते हैं, राजनीति में कार्य करते हैं, और अपने दल के लिए वोट जुटाने का कार्य करते हैं, अपने दल को जिताने का कार्य करते हैं, अपने दल के लिए नीतियों का प्रचार प्रसार करते हैं ताकि उनका दल बार बार सत्ता में आए। तो इसके अलावा कुछ ऐसे समूह होते हैं जो जिनका राजनीतिक दलों से कोई अस्तित्व नहीं होता, वह विचारधारा के आधार पर अपने दल के प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास करते हैं। जैसे किसान संघ, छात्र संघ, शिक्षक संघ वगैरह वगैरह बहुत संघ है, मजदूर संघ है, डॉक्टर्स एसोसिएशन है। यह जिस विचारधारा को देखते हैं कि यह सरकार हमारी विचारधारा के अनुरूप चल रही है, तो इसे सरकार को वो जिताने का प्रयास करते हैं और लोगों से वोट के लिए अपील करते हैं, यानी कि राजनीतिक दलों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देते हैं। आइए अब हम चलते हैं वर्गीकरण की तरफ से।
दबाव समूह के कितने प्रकार होते हैं? जीन ब्लांडेल ने दबाव समूह को 2 वर्गों में बांटा है। इन्होंने समुदाय के आधार पर और प्रकृति के आधार पर अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात दबाव समूह को 2 वर्गों में बांटा। पहला है सामुदायिक दबाव समूह, सामुदायिक समूह, और दूसरा है संघात्मक या साहचर्य समूह। इन्होंने 2 भागों में इनको डिवाइड किया है। सामुदायिक समूह को पुनः 2 भागों में विभाजित किया है, रूढ़िगत समूह, दूसरा है संस्थात्मक समूह। दूसरा क्या है? संस्थात्मक समूह, इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स। दूसरा संघात्मक या साहचर्य समूह। संघात्मक या साहचर्य समूह को पुनः 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है संरक्षणात्मक समूह और दूसरा है उत्थानात्मक समूह, प्रोटेक्टिव ग्रुप और प्रमोशनल ग्रुप से। फेडरल और एसोसिएशनल ग्रुप्स को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। सामुदायिक समूह क्या होते हैं? सामुदायिक कम्युनल ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं? कम्युनल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनका निर्माण सामाजिक संबंधों के आधार पर होता है। जब व्यक्ति समाज में रहता है, समाज में साथ साथ रहते रहते लोगों से रागात्मक संबंध स्थापित हो जाता है और भावनात्मक संबंध स्थापित हो जाता है। लोग एक दूसरे के सुखों और दुखों के साथी हो जाते हैं और साथ साथ रहने से क्या होता है? लगाव हो जाता है, भावनात्मक रूप से बंध जाते हैं। और इस तरह से जब एक समूह में रहने लगते हैं और समूह के सारे सदस्य एक दूसरे से बंधे होते हैं तो अपने समूह, जब उनके समूहों के हितों में संघर्ष होता है तो तब वह समुदाय एक गुट में सम्मिलित हो जाते हैं, एक समूह का रूप धारण कर लेते हैं और अपने सामुदायिक हितों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। अपने सामुदायिक हितों की रक्षा करने के लिए वह हमेशा तैयार हो जाते हैं। यह जो सामुदायिक समूह होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़िगत समूह। रूढ़िगत यानी कि यह रूढ़ियों के आधार पर, प्रथाओं के आधार पर, परंपराओं के आधार पर इनका गठन होता है। इनकी जो सामाजिक कार्य प्रणाली होती है, रीति रिवाजों की प्रधानता होती है, यानी कि जो सामाजिक कार्य प्रणाली होती है इनकी एक समान होती है। यानी कि समूह के जितने भी समाज होते हैं, समाज में विभिन्न समाज होते हैं। विभिन्न समाजों में जो समाज होते हैं उन समाजों की विभिन्न कार्य प्रणाली एक होती है, क्योंकि वह एक जगह रहते हैं, एक ही कल्चर में रहते हैं, तो एक ही कल्चर में रहते रहते उनमें समानता स्थापित हो जाती है। उनकी सामाजिक रीति रिवाज समान होते हैं और रीति रिवाजों की प्रधानता होती है। सबके एक ही रीति रिवाज होते हैं, यानी कि सब एक ही धर्म से होते हैं और एक ही जातिगत समूह से होते हैं, एक ही धार्मिक समूह से होते हैं। यानी जो हम जातिगत समूह देख सकते हैं, जातियों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, धर्म की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो जो एक धर्म से जुड़े होते हैं वह अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। तो ऐसे लोग जब संगठित हो जाते हैं, संगठित रूप धारण कर लेते हैं और संगठित होकर अपने हितों की रक्षा के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, शासन पर दबाव डालते हैं, विधायकों पर दबाव डालते हैं, संसद पर दबाव डालते हैं। तो इसको हम रूढ़िगत समूह कहते हैं। जैसे धार्मिक संगठन हो गए, जातीय संगठन हो गए, इसी तरह से कुछ सामुदायिक संगठन हो गए। तो इन आधारों पर जो संगठन का निर्माण होता है उसको रूढ़िगत समूह कहते हैं। दूसरा है संस्थानात्मक समूह, इंस्टीट्यूशनल ग्रुप। यह कुछ संस्थाओं में जब लोग साथ साथ रहते हैं, कुछ संस्थाओं में जब लोग साथ साथ रहते हैं तो साथ साथ रहने से उनके संबंध बन जाते हैं और संस्था के सभी सदस्य एक दूसरे के हितों की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं, एक दूसरे के हितों की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। और जब उनके एक दूसरे के हित होते हैं तो वह समान हित होते हैं। संस्थाओं के अपने अपने समान हित होते हैं। तो समान हितों की रक्षा के लिए जब यह संगठित हो जाते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं तो इनको हम संस्थानात्मक समूह कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन के नीचे होते हैं, एक संस्था होती है। जैसे वृद्ध जन कल्याण समिति, सैनिक कल्याण परिषद, कर्मचारी संरक्षण परिषद इत्यादि। इसी तरह से विभिन्न संस्थाओं के अपने अपने समूह होते हैं, तो इसको हम संस्थानात्मक समूह कहते हैं। दूसरा है संघात्मक, संघ यानी कि संघात्मक या साहचर्य समूह। संघात्मक समूह जो होता है यह विशिष्ट लोगों के लिए स्थापित किया जाता है, यानी कि यह स्पेशल होता है। जैसे कि भिन्न भिन्न समूहों का अपना निश्चित लक्ष्य होता है और लक्ष्यों के लिए संघ बनाए जाते हैं, लक्ष्यों के लिए संघ बनाए जाते हैं और ये संघ बनाकर सरकार पर दबाव डाला जाता है। और यह संघ जो होता है या यह समूह जो होता है इसको जीन ब्लांडेल ने 2 भागों में विभाजित किया है। एक संरक्षणात्मक समूह, प्रोटेक्टिव ग्रुप, दूसरा उत्थानात्मक समूह, प्रमोशनल ग्रुप।
संरक्षणात्मक समूह वे समूह होते हैं जिनका लक्ष्य सामान्य व व्यापक होता है। जो संरक्षण, इनका कार्य क्या होता है? संरक्षण करना, अपने हितों का संरक्षण करना। इनका लक्ष्य सामान्य होता है और व्यापक होता है। अपने सदस्यों के समान हितों की रक्षा के लिए यह संगठित हो जाते हैं। जैसे कि श्रमिक संघ हो गया, श्रमिक संघ, श्रमिक संघ, श्रमिक संघ हो गया, व्यापारी संघ हो गया, व्यापारियों के अपने अपने संघ होते हैं। तो ये व्यापारिक संघ या श्रमिक संघ जो होता है, यह अपने हितों की रक्षा के लिए सरकार पर दबाव डालता है, शासन पर दबाव डालता है, नीतियां बदलने के लिए दबाव डालता है। तो यह क्या है? यह अपने हितों का संरक्षण करता है। दूसरा है उत्थानात्मक दबाव समूह। उत्थानात्मक दबाव समूह का मतलब होता है उत्थान करना या विकास करना, विकास या उत्थान करना। उत्थानात्मक दबाव समूह ऐसे दबाव समूह होते हैं जो समाज के लिए समाज के उत्थान के लिए बनाए जाते हैं। जो विभिन्न प्रकार के जो कुप्रथाएं होती हैं, कुरीतियां होती हैं, विभिन्न प्रकार की जो बुराइयां होती हैं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए ये समूह बनाए जाते हैं। इसको हम उत्थानात्मक समूह कह सकते हैं। या विभिन्न लोगों की रक्षा करने के लिए इसको बनाया जाता है, जैसे कि गौ रक्षा समिति, गौ रक्षा समिति। इसी तरह से महिला अधिकार समिति, नारी स्वातंत्र के लिए महिला अधिकार समिति की गठन किया गया है। पूरे विश्व में निशस्त्रीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया है, निशस्त्रीकरण का गठन किया गया है। और इसमें विभिन्न गुट हैं, जैसे कि नाटो है, सेंटो है, सीटो है, वार्सा पैक्ट है, वगैरह वगैरह विभिन्न संगठन है। गुट निरपेक्ष आंदोलन है। ये अपने हितों के लिए संगठित होते हैं और विकास का कार्य करते हैं। इसी तरह से सार्वभौमिक मताधिकार के लिए भी विभिन्न संगठन बनाए जाते हैं। विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, सरकार के द्वारा संगठन बनाए जाते हैं जो लोगों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। ये विशिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं। इनका उद्देश्य होता है विशिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति। अब हम आते हैं आमंड का वर्गीकरण। आमंड ने दबाव समूहों को हित समूह नाम दिया है। इसने यह कहा है कि दबाव समूह जो है वह एक प्रकार के हित समूह होते हैं। इनका कार्य होता है अपने हितों की पूर्ति करना, अपने हितों की रक्षा करना, अपने हितों का संरक्षण करना। तो ऐसे में जब यह हित समूह जो होते हैं यह सरकार पर दबाव डालने लगते हैं, तब यह दबाव समूह के रूप में परिणित हो जाता है। तो आमंड ने दबाव समूह को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है संस्थानात्मक हित समूह, दूसरा है प्रदर्शनात्मक हित समूह, तीसरा है असाहचर्य हित समूह, चौथा है साहचर्य हित समूह। संस्थानात्मक हित समूह यानी कि इंस्टीट्यूशनल ग्रुप, यह जो इंस्टीट्यूशनल ग्रुप होता है यह भी एक संस्था के अधीन होता है यानी कि ऐसे दबाव या हित समूह जो किसी संस्थाओं के अधीन होते हैं, यानी कि ऐसे दबाव या हित समूह जो किसी संस्थाओं के अधीन होते हैं और संस्था के लिए एक समूह के रूप में कार्य करते हैं, ऐसे समूह को हम दबाव समूह की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे कि विभिन्न राजनीतिक दलों के संगठन, राजनीतिक दलों के विभिन्न संगठन होते हैं, राजनीतिक दलों के संगठन होते हैं। ये राजनीतिक दलों के जो संगठन होते हैं, ये राजनीतिक दल क्या होती है? एक संस्था होती है, इसके अधीन कार्य करती है। जैसे कि ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, यह भाजपा का संगठन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों का संगठन है जो बीजेपी के लिए कार्य करती है। इसीलिए NSUI, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, यह किसका संगठन है? यह कांग्रेस का है। यह कांग्रेस का संगठन, यह कांग्रेस के अधीन कार्य करती है, यह बीजेपी के अधीन कार्य करती है। इसी तरह से CPI के अधीन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट यानी कि कम्युनिस्ट साम्यवादी दल, भारत का भारतीय साम्यवादी दल, इसके अधीन जो होता है AISF है, यानी कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, यह CPI का संगठन है। CPI मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी यानी कि CPIM का जो संगठन है वह है SFI, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। यह जो संगठन विभिन्न संगठन होते हैं, यह राजनीतिक दलों के अधीन होते हैं और राजनीतिक दलों के लिए कार्य करते हैं।
तो इस तरह से यह संस्थाओं के अधीन होते हैं। इसी तरह से हम प्रशासकीय अधिकारियों के बीच ले सकते हैं, IAS एसोसिएशन, IAS एसोसिएशन। कर्मचारियों के लिए ले सकते हैं, जो विभिन्न कर्मचारी होते हैं वह संस्था के अधीन कार्य करते हैं, सरकार के अधीन कार्य करते हैं, लेकिन अपने हितों की पूर्ति के लिए संगठन बना लेते हैं। कर्मचारियों का एक संगठन हो जाता है, तो यह कर्मचारी संगठन होता है। तो जो किसी संस्था के अधीन रहते हुए कार्य करते हैं, अपने हितों की पूर्ति करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उनको हम संस्थानात्मक दबाव समूह या संस्थानात्मक हित समूह की संज्ञा देते हैं। दूसरा है प्रदर्शनात्मक हित समूह, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप। यह इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं, यह अचानक उत्पन्न होते हैं। यह पहले से इनका निर्माण नहीं होता है, इनका अस्तित्व पहले से नहीं होता है, बल्कि अचानक भारतीय राज्य व्यवस्था में, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में अचानक उत्पन्न हो जाते हैं और ये प्रदर्शन करने लगते हैं, आंदोलन करने लगते हैं, जुलूस करने लगते हैं, दंगा करने लगते हैं आदि के रूप में, यानी कि जुलूसों के रूप में, प्रदर्शनों के रूप में, दंगे के रूप में प्रकट होकर अचानक अपने प्रभाव का विस्तार कर लेते हैं, अचानक अपने प्रभाव का विस्तार कर लेते हैं। जैसे कि सरकार के द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया, इसका विरोध करने के लिए अनेक संगठन अस्तित्व में आ जाते हैं, अनेक लोग अस्तित्व में आ जाते हैं और शाहीन बाग में धरना देने लगते हैं। तो यह क्या है? प्रदर्शनात्मक दबाव समूह है। इसी तरह से 2012 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक आंदोलन चला, यह भी अचानक उत्पन्न हुआ था, यह प्रदर्शनात्मक समूह है। इसी तरह से समय समय पर सरकार जो नीतियां बनाती है, उस नीतियों से यदि किसी वर्ग को, किसी जाति को, किसी धर्म को ठेस उत्पन्न होती है, तो ऐसे लोग मिलकर अचानक संगठन बना लेते हैं और धरना करने लगते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं, आंदोलन करने लगते हैं, दंगा करने लगते हैं। यह जो समूह होता है प्रदर्शनात्मक जो दबाव समूह होता है या हित समूह होता है, यह फ्रांस में बहुत तेज काम करता है, इटली में काम करता है, अरब देशों में काम करता है और लैटिन अमेरिकी देशों में भी इसका अस्तित्व बहुत तेजी से है। और वर्तमान समय में हम भारत में भी देख सकते हैं कि भारत में भी प्रदर्शनात्मक दबाव समूहों का या हित समूहों का अस्तित्व उभर कर सामने आया है। अब है असाचर हित समूह। असाचर हित समूह, यह जो असाचर हित समूह होता है, यानी कि नॉन एसोसिएशन, यह संस्था के अधीन नहीं होता है, किसी एसोसिएशन के अधीन नहीं होता है, बल्कि यह जातीय आधार पर होता है, यानी कि रक्त संबंध के आधार पर गठित किया जाता है, धार्मिक आधार पर गठित किया जाता है, परंपरागत आधार पर गठित किया जाता है। जैसे पैतृक समूह, कुछ पैतृक समूह होते हैं, जातीय समूह होते हैं, धार्मिक समूह होते हैं, कुछ वंश से संबंधित समूह होते हैं, वर्ग समूह होते हैं, परिस्थिति समूह होते हैं। तो इस रक्त संबंधी समूह जो होते हैं आदि को हम असाचर समूह की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे कि अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा, क्षत्रिय सभा, वैश्य सभा इत्यादि, हरिजन उत्थान, हरिजन संघ इत्यादि, विभिन्न कायस्थ एसोसिएशन, विभिन्न जातियों के अपने अपने संघ हैं। यह क्या है? यह किसी संस्था के अधीन नहीं है, यह जातिगत आधार पर है, यह परंपरा के आधार पर है, यह वंश के आधार पे हैं। यह जो जातिगत समूह होते हैं या असाचार्य हित समूह होते हैं, यह कभी कभी सक्रिय रहते हैं, यह हमेशा सक्रिय नहीं रहते हैं, बल्कि जब इनके हितों को, अपने हितों के संरक्षण करने के लिए, जब इनके हितों को खतरा महसूस होता है, तो यह अपने हितों की रक्षा करने के लिए संगठित हो जाते हैं। तो यह कभी कभी सक्रिय रहते हैं। यह जो हित समूह होते हैं, असाचार्य हित समूह होते हैं, यह विशिष्ट व्यक्तियों के नेतृत्व में कार्य करता है, विभिन्न धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में कार्य करता है। यह धार्मिक नेता या विशिष्ट नेता अनौपचारिक रूप से इन समूहों का नेतृत्व करते रहते हैं और इन समूहों का हित स्पष्टीकरण करते रहते हैं। यह असाचार्य हित समूह भी सरकार के ऊपर दबाव डालकर अपने पक्ष में नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। अंतिम जो है वह साहचर्य हित समूह है। साहचर्य हित समूह यानी कि एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप है, संस्थानात्मक, जिसको हम संघात्मक कह सकते हैं। यह जो समूह होता है, संघात्मक समूह होता है, यह विशेष व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, विशेष व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि यह किसी संस्था के अधीन होता है, यह किसी संस्था के अधीन होता है, यह किसी संगठन के अधीन होता है। जैसे कि बार एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, वकीलों का संगठन है बार एसोसिएशन,
इसी तरह से डॉक्टर एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन, व्यापारी एसोसिएशन, यानी इनको भी हम साहचर्य समूह की संज्ञा दे सकते हैं। व्यापारी का संघ, किसान का संघ, शिक्षक का संघ, छात्र संघ, विभिन्न धार्मिक संगठन होते हैं, उद्योगपतियों के जो संगठन होते हैं, विभिन्न उद्योगपतियों के जो संगठन होते हैं, इन संगठनों को हम इन विभिन्न संगठनों को हम साहचर्य हित समूह की संज्ञा दे सकते हैं। इनके जो कार्य करने के तरीके होते हैं वह अलग होते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में ये मान्यता प्राप्त होते हैं। इनके जो कार्य करने के तरीके होते हैं, इनके तरीके को राजनीतिक व्यवस्था में मान्यता प्राप्त होती है और यह उन देशों में अधिक सक्रिय होते हैं जहां संविधान द्वारा लोगों को विशेष अधिकार दिए गए होते हैं और संविधान ने लोगों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, समुदाय बनाने की स्वतंत्रता लोगों को दी रखी है। जैसे कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 19 एक के तहत विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, 2 के तहत संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, 3 के तहत निरायुक्त सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है। तो हमारे संविधान के अंतर्गत भारतीयों को भी संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन यह संघ या समूह भारत के अखंडता और संप्रभुता की पर खतरा उत्पन्न न हो। यानी कि यह जो संगठन, विभिन्न संघ बनाए जाते हैं, इन संघों से भारत के अखंडता और संप्रभुता का अतिक्रमण न करते हों, शांति व्यवस्था को भंग नहीं करते हों, शांति व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न नहीं करते हों, अनेक प्रकार के खतरे उत्पन्न न करते हों, तो ऐसे समूहों को सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाती है। तो इस तरह के जो समूह होते हैं वह साहचर्य हित समूह, यानी साहचर्य का मतलब साथ साथ चलना, साहचर्य यानी साथ साथ काम करना, एक दूसरे के जो हित होते हैं परस्पर संबद्ध होते हैं और सभी लोग अपने हितों के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, तो यह साहचर्य हित समूह होता है। आज मैंने आप लोगों को दबाव समूह का अर्थ, परिभाषा और दबाव समूह के विशेषताओं और दबाव समूह के प्रकार से अवगत कराया। अगला वीडियो मेरा होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा दबाव समूह द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीकें, यानी कि दबाव समूह के साधन क्या है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह की भूमिका। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।